आज के क्लास में हम लोग नीट के KYPM का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को फॉर ए बाइनरी आइडियल सॉल्यूशन टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय पी टोटल। के लिए आप लोगों को पता है कि हम लोग डाल्टन लॉ लगाते हैं, जिसमें कि पी टोटल क्या होता है, पी टोटल होता है आपको PA प्लस PB। और ये PB क्या है, PA है आप लोगों को पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। और इसी में अगर हम लोग यूज़ कर ले रॉड्स लॉ को तो PA क्या हो जाता है, PA हो जाता है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। और PB क्या हो जाता है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। और इसी को जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देख लो कि इसमें से किसी एक को भी, इसमें मैक्सिमम क्या है आपको PB वाला आंसर है। तो हम लोग क्या करेंगे, PB को सेपरेट करना चाहेंगे। तो PB को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, PB को सेपरेट करने के लिए आपको पता है कि PB नॉट, ये जो PB नॉट को अगर कहीं सेपरेट करना है तो इसके बदले हम लोगों को क्या करना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A। फिर बाकी बचा हुआ टर्म्स क्या रहेगा आपके पास, बाकी बचा हुआ टर्म्स ये रहेगा आपको, और ये रहेगा आपको PA नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ A। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A और इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ B है, और ये साइन देखिए निगेटिव साइन के साथ है। तो मोल फ्रैक्शन अगर A कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, PB नॉट प्लस साइन के साथ बचेगा आपको PA नॉट माइनस PB नॉट और मोल फ्रैक्शन ऑफ A बचेगा। ठीक है, तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन B वाला मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर B है। क्वेश्चन नंबर अगर 2 में देखें तो आपको दिया हुआ है द मोलालिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज। अगर हम लोग अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों को मोलालिटी निकालनी है। मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हम लोगों को क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के लिए हम लोगों को क्या पता है कि हम लोगों को पहले का ऊपर वाला जो टर्म दिया हुआ है ये क्या दिया है, 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन। कहने का मतलब 10% अगर सॉल्यूट है, 10 ग्राम अगर सॉल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है, तो बचेगा क्या, बचेगा आप लोगों को इसका 10%। कहने का मतलब है कि ये क्या होता है, ये होता है 10 ग्राम। अगर फॉर 100 ग्राम आपके पास सॉल्यूशन है तो इसमें क्या होगा, 10 ग्राम होगा आपको सॉल्यूट होगा, और बाकी बचा हुआ 90 ग्राम क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक ना। तो हम लोगों को मोलालिटी में क्या चाहिए, मोलालिटी में चाहिए सॉल्वेंट का वेट चाहिए। सॉल्वेंट का वेट क्या होगा, मान लीजिए कि आपको 90 ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे 10 ग्राम में। कौन सा सॉल्यूट है, सॉल्यूट है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 40 ग्राम पर मोल। 40 ग्राम क्यों, 23 प्लस 16 प्लस 1। तो ये क्या हो गया, इसके नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे 10 डिवाइडेड बाय 40। और इसमें आप क्या किससे डिवाइड कर रहे हो, 90 ग्राम से डिवाइड कर रहे हो, और इसमें क्या होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो ये वाला टर्म्स अगर केजी में होगा तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, 1000 से डिवाइड करते हो इसको, जो कि टर्म्स हम ऊपर लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपको 100 डिवाइडेड बाय, अगर इसमें टर्म्स देखोगे तो 100 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9, और इसको आप चेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 9। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है 25/9 है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन अगर हम लोग देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, डेंसिटी दिया है, डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। इसमें हम लोगों को सॉल्यूट क्या है, NaOH है, इसकी डेंसिटी कितनी है, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है। व्हाट इज मोलारिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। इसको अगर हम लोग देखें तो हम लोग एक रिलेशन स्टेबलाइज किए हुए थे। कौन सा रिलेशन था, ये था हम लोगों को मोलालिटी, ये क्या था हम लोगों को, स्मॉल m इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल M इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100D माइनस मोलारिटी इंटू MB। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रीअरेंज करेंगे तो हम लोग मोलारिटी के लिए ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मोलारिटी जब कभी भी
मोलैलिटी दिया हुआ हो और डेंसिटी दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में आप मोलैलिटी के लिए ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हो। ऐसे तो हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं कि हम लोग दोनों का क्या करेंगे, मोलैलिटी दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, वेट फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल फाइंड आउट करेंगे, तो वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपको फार्मूला पता है, अगर ये फार्मूला आपको पता है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें मोलैलिटी की वैल्यू को रख सकते हो और सॉल्व करोगे तो इसके कैपिटल M की वैल्यू आ जाएगी जो कि मोलैलिटी है, और उसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखोगे तो ये साइड से हो जा रहा है आपको। ये फार्मूला क्या हो रहा है, ये फार्मूला हो रहा है आपको मोलैरिटी, ये क्या है आपको मोलैरिटी है, ठीक ना। मोलैरिटी इज इक्वल टू व्हाट, मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैलिटी स्मॉल m इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई 1000 प्लस मोलैलिटी इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी क्या होती है, हमारी वैल्यू होती है 1000 इंटू इसको मोलैलिटी क्या दिया हुआ है आपको 2, इसकी डेंसिटी क्या दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है आपको 1.25 डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय होगा आपको 1000 प्लस क्या होगा मोलैलिटी 2, और ये मॉलिकुलर मास कितना है, कौन सा सॉल्यूट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर से इसका मॉलिकुलर मास क्या हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल। ये चेंज होते रहेगा, किसी भी सॉल्यूशन में क्या होगा, मोलैरिटी और मोलैलिटी के वैल्यू चेंज होते रहेंगे। बाकी जो टर्म्स है आप लोगों को क्या होगा, बाकी जो टर्म्स है फॉर्मूला इसी फॉर्म में रहेगा आपको 100 इंटू मोलैलिटी इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू मोलैलिटी इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1000 प्लस मोलैलिटी इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो इसमें ये क्या हो जाता है 80 हो जाता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इसकी वैल्यू हो रही है 2.4, ये हो रहा है 2.4 इंटू 1000, तो ये वैल्यू हो गया। डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है 1080। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या होगा, ये आपको आंसर आएगा। वैल्यू क्या आएगा आपको 2.222, ये रिपीट होता हुआ नज़र आएगा आपको। ये आप इसको डिवाइड कर सकते हो 240 डिवाइडेड बाय 180, ये वाला टर्म्स हम लोगों को इसका आंसर है। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखा जाए तो इसमें आपको क्या कह रहा है, इसमें आपको कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस में द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, जिसका कि आपको मॉलिकुलर मास दिया हुआ है 40, फिर उसके बाद इसमें 40 है मॉलिकुलर मास और इसका प्रेशर क्या है 100 टोर है, 100 टोर है। फिर वाइल दैट ऑफ प्योर लिक्विड, सेकेंड लिक्विड है जिसका जो आपको वेपर प्रेशर है 40 टोर है और इसका मॉलिकुलर मास कितना है, इसका मॉलिकुलर वेट है आप लोगों को 80। तो वेपर प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ ईच, ए एंड बी का दोनों का वेट क्या दिया गया है, दोनों का वेट दिया गया है अलग अलग करके 20 ग्राम। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना है, पी टोटल निकालना है। पी टोटल के लिए फिर से वही फार्मूला, आपको पी टोटल के लिए क्या फार्मूला है, पी टोटल के लिए है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल प्रेशर ए कैसे निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ए निकालने के लिए प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। दोनों का मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, वेट दिया गया है, मॉलिकुलर मास भी दिया गया है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल ए के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ए के लिए हो जाएगा आप लोगों को, अगर फर्स्ट ए के लिए मॉलिकुलर नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करें तो 20 डिवाइडेड बाई 40, ये वैल्यू क्या हो जाता है 20 डिवाइडेड बाई 40, इसके नंबर ऑफ मोल हो जाते हैं 0.5 मोल्स। दूसरे वाले के लिए नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 80, ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू होगा आपको 0.25 हो जाएगा। दोनों को अगर आप ऐड करो 0.50, इसको ऐड, ये हो गया 0.50 या 0.5 को 0.50 भी लिखते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू क्या हो गया, दोनों वैल्यू को अगर हम लोग ऐड करें तो टोटल नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 0.75, ये वैल्यू हो गया 2/3। अगर एक की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है तो दूसरे के वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, दूसरा वैल्यू हो जाएगा 1 - 2/3, 1 - 2/3 जो कि वैल्यू हो आता है क्या 1/3 आता है। अब दोनों के मोल फ्रैक्शन आपको मिले हुए हैं, दोनों का आपको पार्शियल प्रेशर पता है, तो हम लोगों को फर्स्ट का अगर हम लोग
फर्स्ट का अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर और उसके फर्स्ट के मोल फ्रैक्शन को यूज़ करें तो ये टर्म्स क्या होगा, ये टर्म्स क्या होने वाला है, ये टर्म क्या होगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इस दोनों का हम लोगों को एडिशन इसमें हम लोगों को क्या करना है 100 इंटू 2/3 प्लस 40 इंटू 1/3। जब इस दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें टर्म्स क्या हो रहा है, इसमें 3 कॉमन है और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 200 और इसमें क्या हो जाएगा 4, इसमें क्या हो जाएगा 4। तो हम लोगों को वैल्यू क्या आने वाला है, हम लोगों को वैल्यू आने वाला है 240 डिवाइडेड बाई 3 जो कि आपको एग्जैक्ट इक्वल टू 80 टोर के बराबर होगा। तो हमारा आंसर भी है क्या, 80 टोर है। नेक्स्ट है, आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें कि आप लोगों को क्या पूछ रहा है, फॉर ए आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, नो चेंज इन इंटरैक्शन व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स। जब हम लोग किसी भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात करें तो कौन सी वैल्यू चेंज नहीं होती। हम लोगों को पता है कि डेल्टा मिक्सिंग 0 होना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए, डेल्टा मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम ये भी हम लोगों को 0 होना चाहिए, डेल्टा मिक्सिंग ऑफ ये हम लोगों को ये जो हमारा एंट्रोपी है ये वैल्यू 0 हो ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। तो ये वाला टर्म्स हमारे लिए करेक्ट नहीं है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही हम लोगों को सेलेक्ट करना था। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और इसमें फर्स्ट एक क्या था, नो चेंज इन द इंटरेक्शन व्हेन लिक्विड आर मिक्स। जब हम लोग दो आइडियल सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो उसके बीच का इंटरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के क्या होने चाहिए, जो पहले लग रहा था अभी भी वही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हम लोगों को स्टेटमेंट 1 कह रहा है फॉर ऑल नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा वी मिक्सिंग इज़ अ ग्रेटर देन 0। ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। ये कब होगा, जब आप लोगों को पॉजिटिव डेविएशन शो होगा। अगर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोगों को स्टेटमेंट 2 के लिए देखें, फॉर ऑल नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज़ लेस देन 0। कहने का मतलब कि हर प्रोसेस आपको अगर दो लिक्विड को मिक्स करें तो आपको क्या सिस्टम होना चाहिए, ये हम लोगों को एनर्जी रिलीजिंग वाला प्रोसेस होना चाहिए। ये भी गलत है कि ये हमारा क्या हो सकता है, ये ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। तो इसलिए कभी भी हम लोगों को या तो कम्प्लीटली लेस देन या कम्प्लीटली ग्रेटर देन में ये ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है, जो कि अगर कोई लिक्विड आप लोगों को क्या करे, जो लिक्विड आप लोगों को निगेटिव डेविएशन शो करे। निगेटिव डेविएशन शो करने के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होना चाहिए। तो क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म में होता है आपको 3 क्लोरीन कनेक्टेड टू कार्बन और इसके साथ क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है। और यही हाइड्रोजन क्या होता है कि जो हमारा एसीटोन है, एसीटोन क्या होता है, डाइमिथाइल कीटोन होता है CH3, फिर इधर से भी CH3 और इधर क्या होता है ऑक्सीजन ग्रुप लगा होता है। तो इसके साथ ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। तो जिसके कारण क्या हो जाता है, जिसके कारण इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाती है और ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म कर सकता है। तो ये चलिए हमारा ऑप्शन यही करेक्ट था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चेक करें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें, विच विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहने का मतलब हो गया क्या, अगर हम लोगों को सॉल्यूशन में क्या हो रहा हो, फिर से हम लोगों को सॉल्यूशन क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या होना चाहिए, फिर से हम लोगों को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा हो अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए हम लोग देखिए कि इसमें नाइट्रिक एसिड में क्या होगा, नाइट्रोजन से कनेक्टेड। इसमें हम लोगों को नाइट्रिक एसिड में क्या हो रहा है, नाइट्रिक एसिड में कनेक्ट हो रहा है ऑक्सीजन, फिर इस साइड से नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इधर क्या हो गया आपको फिर से एक नाइट्रोजन में इस तरह के हो सकते हैं। तो इसके बीच क्या हो गया, इसके बीच फोर्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है
और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन इधर है, इधर हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। तो हम लोगों को ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से बॉन्डेड हो तो ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो इसमें हम लोगों को मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप फॉर्मेशन पॉसिबल है। और इसमें आपको पता है कि ये 38% बाय वेट, अगर नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट हो वाटर में तो ये क्या करता है, एज़ोट्रॉप बनाता है। फिर उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आप लोगों को, फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ईच कंपाउंड maximum freezing point will be assuming complete ionization in each case। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को जो आपका टर्म्स है, इसमें मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट कह रहा है आप लोगों को। मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट कहने का मतलब अगर हम लोग टेम्परेचर स्केल में कंसीडर करें तो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होना चाहिए, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आपको पता है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हम लोगों को क्या होता है, हम लोग जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर उसके बाद क्या हो जाता है हम लोगों को, एक टर्म है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये सारे टर्म्स क्या हैं आप लोगों को, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे, आयंस इंक्रीज होंगे, तो हम लोगों को सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे, तो वो क्या करेगा, हम लोगों को नंबर ऑफ पार्टिकल को जितने ज़्यादा होंगे उतना हमारा क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो होगा। तो डिप्रेशन किसमें सबसे ज़्यादा होने वाला है, डिप्रेशन सबसे ज़्यादा होने वाला है इसमें। और ये सारे जो हैं जिसमें कि आपको वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे, ये एक्वस सॉल्यूशन में अगर आएगा तो ये सॉल्वेंट की तरफ आएगा। ये कहाँ पे आएगा, ये सारे के सारे आएंगे आपको सॉल्वेंट में आएंगे, तो ये वाटर तो उसको कंसीडर करेंगे नहीं हम लोग। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जितना ज़्यादा होगा उतना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा होने वाला है, उसके मोल फ्रैक्शन के वैल्यू ज़्यादा होने वाले हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग देखें तो अगर हम लोगों को क्या कह रहा है, इसमें मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट कहने का मतलब कि इसका डिप्रेशन सबसे कम हो। अगर मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछता तो ये आंसर करेक्ट होता हमारा। अगर हम लोगों को ये पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट कहने का मतलब अगर निगेटिव पॉइंट से ही अगर चले, एक का फ्रीजिंग पॉइंट -3 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का -2 डिग्री सेल्सियस है, तीसरे का -1 डिग्री सेल्सियस है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू अगर हम कंसीडर करें तो यही हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा, -1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम लोग को डिप्रेशन पूछा जाता तब ये आंसर हमारा करेक्ट होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, फिर से आप लोगों को इसमें टर्म्स है। अगर क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखो तो क्या कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर। फ्रीजिंग पॉइंट किसका चाहिए हम लोगों को, हाईएस्ट। फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट कहने का मतलब हो गया या तो मैक्सिमम का हो या हाईएस्ट का हो। हाईएस्ट वैल्यू तो ये थोड़ा सा और क्लियर है, मैक्सिमम में थोड़ा बहुत कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन हमारी कंसिडरेशन है कि अगर मैक्सिमम कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट तो टेम्परेचर स्केल पे ही हम लोग कंसीडर करेंगे, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव, -इन्फिनिटिव लोएस्ट और +इन्फिनिटिव हमारा हाईएस्ट। तो मैक्सिमम वैल्यू किस साइड होगा, इस साइड जितना मूव करेंगे मैक्सिमम वैल्यू इस साइड आएगा। तो हम लोग इसमें देखिए, इसमें भी टर्म्स है क्या, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट अगर टेम्परेचर स्केल में देखें तो जो कम आयन दे, इसमें क्या होगा, हम लोगों को आयोनाइज होगा। ये इसमें आयोनाइज होके आप लोगों को क्या कर सकता है, इसमें हम लोगों को आयोनाइज होके क्लोरीन भी देगा, और इस कंडीशन में आयोनाइज होगा तो क्या होगा, 2 कैल्शियम के आयंस देंगे, फिर नाइट्रेट के, इसमें कैल्शियम के आयन C+2 आयंस और NO3- के 2 आयंस मिलने वाले हैं। फिर इसमें अगर देखें तो लिथियम के भी क्या होने वाले हैं, लिथियम का भी आपको +1 और नाइट्रेट आयन मिलने वाला है। लेकिन इसमें ये क्या होगा, टोटली कोवलेंट कंपाउंड है जिसमें कि आप लोगों को इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा। ये ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, जो कुछ भी है, तो इसमें हम लोगों को दोनों का फार्मूला एक ही होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फार्मूला एक ही होता है। ये कोवलेंट कंपाउंड है, ये आयोनाइज नहीं होगा, तो इसमें आयंस कम मिलेंगे, एक ही इसके मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, बाकी के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे।
तो हम लोगों को सबसे कम डिप्रेशन किस में होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे कम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा ये, और इसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, या कहो कि हाईएस्ट हो जाएगी। मैक्सिमम एंड हाईएस्ट इज सेम टर्म्स, इसलिए ये हाईएस्ट टर्म है, तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, इसी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आप लोगों को, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर यूरिया एंड 0.1 मोलर ग्लूकोज आर मिक्स्ड, द मिक्सचर विल हैव। देखो आप लोगों को पता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर यूरिया एंड 0.1 मोलर ग्लूकोज, यूरिया एंड ग्लूकोज दोनों के दोनों कोवलेंट कंपाउंड है, ये आयोनाइज होंगे नहीं। तो हम लोगों को क्या कह रहा है, हम लोगों को कह रहा है मिक्सचर हैव, इसमें क्या लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, द मिक्सचर हैव लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, नन ऑफ दिस। तो इसमें हम लोगों को कंपैरिजन करने के लिए कहा सकता था, लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, तो दोनों सॉल्यूशन का क्या होगा, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, हमारा यही आंसर करेक्ट है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। हम लोगों को किसी गैस में क्या होता है, अगर गैस को हम लोग किसी लिक्विड के ऊपर रखे हुए हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, गैस की सॉल्युबिलिटी होती है, अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करोगे, ऊपर से जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे ये गैस क्या होगा, लिक्विड में उतना ज़्यादा डिज़ोल्व होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप चेक करें, इन केस ऑफ ऑस्मोसिस हमारे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं, ये क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किधर से मूव करते हैं। हमें पता है कि हमारा जो सॉल्वेंट होता है सॉल्वेंट के हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट के लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। लेकिन जब तक आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म में ये क्लियर नहीं है कि किसका कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट है, तो हम लोगों को सिंपली हाइयर कॉन्सेंट्रेशन किसको एज्यूम करते हैं, सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन जिधर हाईएस्ट होंगे उसी का कॉन्सेंट्रेशन हाइयर कंसीडर करेंगे। तो हम लोगों को देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन में कह रहा है इन केस ऑफ ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हाइयर वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर, ये करेक्ट आंसर है। लेकिन हम लोगों को नीचे वाले यही टर्म्स कैसे करेक्ट हुआ, देखिए आप लोगों को क्या है, हम लोगों का इसमें भी कंसिडरेशन है, डायरेक्ट ये करेक्ट नहीं होगा। अगर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, मान लीजिए कि सॉल्वेंट जिस साइड ज़्यादा है तो इसके वेपर प्रेशर आपको क्या ये एज्यूम किया गया है, कि सॉल्वेंट इज़ अ मोर वेपराइजेबल। अगर सॉल्वेंट जिधर ज़्यादा है तो उसके वेपर प्रेशर भी ज़्यादा बनेंगे, और वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा तो उसका क्या होगा, इसमें हम लोगों को क्या करा, हाईएस्ट वेपर प्रेशर। तो हम लोगों को ये सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे, पी टोटल की वैल्यू हाई हो जाएगी, और जिधर सॉल्वेंट कम है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम बनेगा। और उस कंडीशन में क्या होगा कि हम लोगों को ये हो रहा है, हाईएस्ट वेपर प्रेशर से हम लोगों को ऑस्मोसिस किधर होगा, लोएस्ट वेपर प्रेशर की तरफ होगा जिधर सॉल्वेंट की अमाउंट कम है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको वेपर प्रेशर वाला टर्म्स इसके कॉन्सेंट्रेशन के साथ मैच किया गया है। तो ये हाईएस्ट वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है आप लोगों को पासेज ऑफ ए करंट, इसमें करंट पास कर रहा है कितने देर के लिए, इसमें करंट पास कर रहा है आपको 548 सेकंड के लिए, 548 सेकंड के लिए।